हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस है। लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी पूछूंगा, उनके आंसर भी आप लोगों ने कमेंट में लगाने हैं, तो पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। लेकिन उससे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। एक बार हाथ ऊपर करके जल्दी जल्दी से बता देंगे फ्रेंड, जितने भी बच्चे जहां जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सके। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और ये यूपी के एग्जाम के अंदर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, जहां से डेट चेंज होती है, मतलब कि हम ऐसा मानते हैं कि इसके लेफ्ट साइड के अंदर में, ठीक है, एक अलग डेट होंगी और यहाँ इसके राइट साइड में एक अलग डेट होंगी। ओके, यहां से अगर कोई चीज यहां से इधर आ जाती है तो उसके लिए समय बदल जाता है, डेट चेंज हो जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, इसका निर्धारण कौन से साल में किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए जल्दी से। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सभी ने कमेंट के अंदर में आंसर करना है फ्रेंड्स। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा 1884 के अंदर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ था। हर एक बच्चा लिख देगा इंटरनेशनल डेट लाइन 1884 के अंदर में। ओके, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये प्रशांत महासागर जो है उसमें से होकर जाती है। ओके, कौन सा वाला जलडमरू मध्य जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे पास में है? तो यहां पर में एक जलडमरू मध्य है, जलडमरू मध्य। अब ये क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड, जो दो बड़े बड़े पानी के स्रोत को जोड़ने वाला एक छोटा सा पानी का जो क्षेत्र होता है उसको जलडमरू मध्य बोलते हैं, ठीक है, जलडमरू मध्य। ओके, यहां पर में आप देखिए, यहां पर में आर्कटिक ओशियन है ऊपर में, और यहां पर में प्रशांत महासागर है, उनको जोड़ रहा है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर जाती है ये लाइन, और प्रशांत महासागर में से। चलिए, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी थी फ्रेंड्स। कौन सा साल था आप लोग लिखेंगे अब जल्दी से। जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं, मैं प्रीति मिश्रा ने लिख दिया है, साधना ने लिख दिया है, नसरुल्ला ने लिख दिया है, अंकित ने लिख दिया है, अनिल ने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही लिखते रहेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया, ठीक है, तुम्हारे दादा की जो है चचेरी बहन महारानी विक्टोरिया ने भारत में साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी? तो महारानी विक्टोरिया जो है फ्रेंड्स ब्रिटेन की महारानी थी, उसको जो है भारत की साम्राज्ञी भी घोषित किया गया था, भारत की महारानी भी घोषित किया गया था। कौन से साल में? ठीक है, तो ये कौन से साल में किया गया था आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि भारत के अंदर में, ठीक है, इसके लिए दिल्ली दरबार भी भराया गया बाद में, इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। तो बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो भारत की साम्राज्ञी जो है फ्रेंड्स ये घोषित किया गया था 1876 के अंदर में, और इसके अगले ही साल 1877 के अंदर में जो है फ्रेंड्स भारत में दिल्ली दरबार भराया गया इसको सेलिब्रेट करने के लिए। फर्स्ट दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार भी इसी का जश्न मनाने के लिए जो है भराया गया था। उस समय में भारत के जो वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय थे उस समय में लॉर्ड लिटन, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना था फ्रेंड्स, ठीक है, लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन भारत के उस समय में भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, और उसके अगले ही साल इसी का जश्न मनाने के लिए पहला दिल्ली दरबार भी भराया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला क्षेत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जूट या फिर जूट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर में होता है, जिसको पटसन भी बोला जाता है, ठीक है, लिख देंगे आप सभी लोग, जूट या पटसन भी इसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा भारत के अंदर में जहां उत्पादन होता है वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पटसन का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद में बारी आती है बिहार की, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर बिहार। अब तीसरे नंबर पे कौन आता है ये आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आता है आसाम, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, पटसन जूट के उत्पादन के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं जूट का। इसको क्या बोला जाता है? सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी इसको जाना जाता है, सुनहरा रेशा, लिख देंगे आप सभी जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ग्राबेन कहां पर में उत्पन्न होते हैं? यूपीटीजीडी का क्वेश्चन, ग्राबेन, ठीक है। तो देखिए ग्राबेन इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्राबेन। आप समझिए कि एक ऐसी सिंपल सी जो है सपाट भूमि है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, अब कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ में रह गया, लेकिन कुछ हिस्सा नीचे में धंस गया, इस तरीके से कुछ हिस्सा ऊपर रह गया, कुछ हिस्सा नीचे में धंस गया। ओके, तो ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है ना, ये आपको पहाड़ की तरह दिखाई देता है, ठीक है, और जो नीचे में हिस्सा धंस गया वो भ्रंश की तरह दिखाई देता है आप लोगों को, ठीक है। तो किस वजह से होती है ये चीज, ये घटना किस वजह से होते हुए आप लोगों को दिखती है, ये आपको बताना था।
ठीक है। तो फॉल्ट की वजह से होती है, मतलब कि जमीन के अंदर में जो क्रैक है, जो दरारें हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ हिस्सा नीचे के अंदर में इस तरीके से धंस जाता है। ओके, ये इस तरीके से धंस जाता है, कुछ हिस्सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, ये ब्लॉक के आकार में आपको दिखता है, ठीक है, ब्लॉक्स की तरह दिखता है, इसी वजह से इसको ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं आप लोग। जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है उसको हार्स्ट बोला जाता है, और जो नीचे धसा हुआ हिस्सा होता है फॉल्ट की वजह से, फॉल्ट, उसको बोला जाता है ग्राबेन। तो फॉल्ट की वजह से होता है ये, संशोधन की वजह से, जो हमारी पृथ्वी के अंदर में कहीं पे फॉल्ट लाइंस है, जहां पर में कमजोरी या दरारों के कारण पृथ्वी धस जाती है, ठीक है। तो फॉल्ट्स के कारण आप लोगों ने याद रखना है ग्राबेन का निर्माण होता है, और ग्राबेन और हॉर्स्ट ये आपको ब्लॉक माउंटेन के अंदर में दिखाई देंगे, भ्रंशोत पर्वत में, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, अमेजन नदी ब्लैंक से निकलती है, ये कहां से निकलती है अमेजोन नदी, जल्दी बताइए आप लोग, अमेजोन नदी। और जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि हमने एक प्रण लिया हुआ है कि जिस दिन हमारे आप लोग जो है, अगर हम स्पीड में आज 1000 बच्चे पार कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक मेगा मैराथन भी आप लोगों के लिए आयोजित करूंगा, ताकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को एक ही सेशन के अंदर में भी कर सके। तो जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, हर जगह भी जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अमेजोन नदी जो है कहां से ओरिजिनेट होती है, तो अमेजोन नदी सबसे पहली बात तो इसका घर कहां पर में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये सभी को पता है, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका की नदी है अमेजोन नदी। साउथ अमेरिका के अंदर में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, वहां से ये निकलती है। रॉकी पर्वत श्रृंखला तो उत्तरी अमेरिका में है, गंगोत्री कहा, मतलब भारत से थोड़ी निकलती है अमेजोन, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को याद रखना है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में एक और चीज याद रखनी है फ्रेंड्स आप लोगों ने, कि ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और ये कहां मिलेंगे आपको, साउथ अमेरिका में, यही से नदी निकलती है अमेजोन नदी, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी, लंबी नहीं है, सबसे बड़ी नदी। तो ए इज द करेक्ट आंसर, साउथ अमेरिका में है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। और जो है करीब करीब जो है 6400 किलोमीटर का इसका लेंथ ये कवर करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। आपको बताना है कि भारत का प्रथम नाभिकीय प्रतिघात, ठीक है, या रिएक्टर कौन सा था। आपको पता है कि हमारे भारत के अंदर में आजकल न्यूक्लियर एनर्जी बहुत सारी प्रोड्यूस हो रही है, अलग अलग जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था भारत का, उसका नाम क्या था, न्यूक्लियर रिएक्टर। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोगों के बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइरस, अप्सरा, ध्रुव, कामिनी, क्या नाम था इसका, तो इसका नाम था अप्सरा, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। पहला, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का, ठीक है, 1956 के अंदर में इसको बनाया गया था, 1956 से कार्यरत था, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का, ठीक है। ओके, चलिए, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ये इवन मैं आपको एक चीज बता दूं, केवल भारत के अंदर में ही नहीं, ठीक है, केवल भारत नहीं, पूरे एशिया का सबसे पहला ये न्यूक्लियर रिएक्टर था, पूरे एशिया का। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एशिया में बनना हुआ सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। और जो है इसको हम लोगों ने जो बनाया था फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे भारत की एक संस्था है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, उसने बनाया था यूनाइटेड किंगडम की मदद से, यूके की मदद से हमने बनाया था इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अप्सरा लिख लीजिए, सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा। ओके, अब तो चलिए काफी सारे शुरू हो चुके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर, रेडियो, ठीक है, बैरोमीटर, डायनेमो। यूपी एलटी ग्रेड की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। और आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे जो यूपी एलटी ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो जनरल पेपर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जन्मदाता माना जाता है इनको, बात सही है बिल्कुल ये आप लोगों की। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, रेडियो का जनक किसको माना जाता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो फादर ऑफ रेडियो किसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो कार्ल बेंज जो है फ्रेंड्स, क्या इनको बोला जाता है, कार्ल बेंज को, या फिर कोई और है रेडियो के पिता या फादर ऑफ रेडियो, ठीक है। तो जी मार्कोनी, ठीक है, तो जी मार्कोनी जो है फ्रेंड्स, जिनका नाम था गुल्गिनो मार्कोनी, ठीक है, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, उनको फादर ऑफ रेडियो कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों का गलत है, और गलत वाला ही आप लोगों से पूछा कौन सा सही मेल नहीं खाता। आगे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में बैरोमीटर, ठीक है, हवा का दबाव मापने के लिए जो बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, किसने किया था, ठीक है। तो बैरोमीटर आप यहाँ पर में टोरिसेली जो है बैरोमीटर का जो इजाद है ई टोरिसेली ने किया था। डायनामो का इजाद जो है माइकल फेराडे ने किया था, ये बिल्कुल सही है आप लोगों के, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हो आप लोग।
और डायनामो का इस्तेमाल आप लोग किस लिए करते हो? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो ये सारे के सारे सही, आपके 3 ये गलत है केवल। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि रेडियो का जो आविष्कार है, ठीक है, ये गुग्लिमो, ठीक है, मार्कोनी जो थे उन्होंने किया था। जी मार्कोनी इनको बोला जाता है, रेडियो का आविष्कार इन्होंने किया था। इनको फादर ऑफ रेडियो भी कहा जाता है, ठीक है, रेडियो के पिता। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, रेडियो का आविष्कार जो है गुग्लिमो मार्कोनी, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इनको रेडियो के पिता के रूप में जाना जाता है इनके आविष्कार के लिए, रेडियो के आविष्कार के लिए, ठीक है। माइकल फैराडे को डायनेमो के आविष्कार के लिए, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपका बैरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है, ठीक है, टोरिसेली ने किया था, ई टोरिसेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो सबसे ऊपरी परत, अपर मोस्ट लेयर कौन सी है, ये आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे हमारे वायुमंडल की, तो आप लोग देखिए ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको हमने 5 परतों में बांटा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो ये है आप लोगों की ट्रोपोस्फियर, ठीक है, जिसको आप शोभ मंडल बोलते हो। दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। फिर है मेजोस्फियर, मध्य मंडल। फिर है थर्मोस्फियर, ताप मंडल भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। और आयन मंडल इसी का पार्ट है, इसी के अंदर में आता है आयन मंडल, थर्मोस्फियर के अंदर में। और सबसे लास्ट में है एक्सोस्फियर, ठीक है, बहिर्मंडल। तो सबसे आखिरी वाला कौन सा है? सबसे आखिरी वाला एक्सोस्फियर, ठीक है, बहिर्मंडल, ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। एक्सोस्फियर सबसे आखिरी वाली लेयर है। तो आपसे कौन सी सबसे ऊपरी परत या सबसे आखिरी परत पूछा है? तो एक्सोस्फियर। अच्छा, सबसे पहली परत पूछता तो ट्रोपोस्फियर हो जाता, शोभ मंडल, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप लोगों ने, शोभ मंडल जो है सबसे पहली वाली लेयर है आपकी, सबसे पहली लेयर, इसी में हम लोग है। तो अभी हम लोग जहां पर में मौजूद है आसपास में हमारे ये जो हवा है, ये शोभ मंडल वाली हवा है। ओके, चलिए, तो ये याद रखना आप लोगों ने, एक्सोस्फियर सबसे लास्ट वाली, ठीक है, और ट्रोपोस्फियर सबसे पहली वाली। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, बादल वगैरह, ये सारी की सारी आप लोगों को ट्रोपोस्फियर के अंदर में ही देखने के लिए मिलेंगी। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना है कि कौन सी वाली मिट्टी है जिसको स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी अपने आप ही फटती है, ठीक है, ठंड के मौसम में, और फिर से आपस में जुड़ जाती है, तो वो उसका मिश्रण होता रहता है, ठीक है। अदरवाइज जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को जो है भुरभुरी करते हैं फिर, ताकि वो आपस में मिलती रहे। ये स्वतः जोतते हुए मिट्टी है, सेल्फ, ठीक है, प्लाउड सॉइल इसको बोला जाता है। ओके, दरारें आप लोगों को इसके अंदर में मिल जाएंगी, भुरभुरी हो जाती है मिट्टी ठंड के मौसम के अंदर में, इसके अंदर में दरारें देखने के लिए मिलेंगी आपको। बताइए इसका आंसर क्या होगा? और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप लोग सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और जिन्होंने भी लाइक कर दिया, वो एक बार सेशन को लाइक कर दिया है तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए कि जी सेशन को लाइक कर दिया है सर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, ये दक्कन का जो पठार वाला इलाका है आपका, ठीक है, ये वाला जो इलाका है, इवन गुजरात के अंदर में, और ये इधर वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर मैं आपको काली मिट्टी मिलेंगी, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। और ये जो ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, इसी को आप लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हो, रेगुर, रेगुर सॉइल भी इसी को कहा जाता है। तो रेगुर सॉइल किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हाथ ऊपर करके बता रहे हैं, उन्होंने लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आपका, ठीक है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, ओके, ये याद रखना है, कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ये मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, एक चीज बताना चाहूंगा, प्लीज मेरे कहने पर 2 चीजें याद रख लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सेल्फ फ्लपिंग या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसके अंदर में आयरन, लाइम, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। आयरन और लाइम, ये 2 चीज याद रख लो, बाकी का भी मैं आपको याद कराऊंगा आने वाले सेशंस के अंदर में, डोंट वरी, ठीक है। कौन सी चीज की डेफिशिएंसी होती है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी होती है। ये 2 चीजें याद रख लो आप। क्या ज्यादा होता है? और ये कमेंट में हर बच्चा लिखेगा, काली मिट्टी जो होती है उसमें लोहा और लाइम, ठीक है, ये ज्यादा होता है, ठीक है, लोहा और चूना इसके अंदर में आपको मिल जाएगा प्रचुर मात्रा के अंदर में। लेकिन कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है इसके अंदर में। आप बस ये दोनों करो, मैं आपको रिवीजन करवा करवा के याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, आपका पेपर निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी। आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिए, डेली सेशन देखिए, ठीक है। और जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, जितना ज्यादा आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, उतना ज्यादा मोटिवेशन के साथ में भी आप लोगों को पढ़ा सकेंगे यहाँ पर में, ठीक है। तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स देते रहिए, मैं आपको याद करवाऊंगा, बस आप लोग एक्टिविटी करते रहिए सब लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत का, ठीक है, चलिए, उस समय भारत का वायसराय कौन था ये भी बता दीजिएगा। उस समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, वो भी बता दीजिए आप लोग। तो हमारे भारत को आजादी प्राप्त हुई 15 अगस्त, ठीक है, 1947 के अंदर में। उस समय में वायसराय कौन थे भारत के? ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे, आखिरी वायसराय भारत के, ठीक है। और उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली,
एटली प्रधानमंत्री थे और माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। वायसराय, आखिरी वायसराय, 15 अगस्त को इनकी वायसरायशिप खत्म हो गई। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आगे में पूछे जाने की प्रबल संभावना। ओके, तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली, ये याद रखना है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, कोई बता सकता है मुझे? इसी ऑप्शन में से एक दिया हुआ है, चलिए अब जल्दी बताइए आप लोग। इन्हीं ऑप्शन में से एक दिया हुआ है जो वर्ल्ड वॉर 2, विश्व युद्ध 2 जब चल रहा था उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1939 से लेकर 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर 2 चला, वर्ल्ड वॉर 2, उस समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, मेरे को ये कई सारे एग्जाम्स के अंदर में ये क्वेश्चन भी दिखा है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में कौन था। ठीक है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चलिए, और भारत की आजादी के समय लॉर्ड क्लीमेंट एटली। हम लोग इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है इन विच ओशियन अमेजोन रिवर फॉल। अमेजोन रिवर, ठीक है, अमेजोन रिवर जो है फ्रेंड्स कौन से ओशियन में जाकर गिरती है? तो घर से निकलते ही, ठीक है, मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला से ये निकलती है। ठीक है, कुछ दूर चलते ही, मतलब बहुत लंबा चलती है यार, कुछ दूर क्या है, 6400 किलोमीटर की लगभग लगभग है इसका। ठीक है, रस्ते में है कौन सा वाला महासागर? ठीक है, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। ओके, अटलांटिक महासागर के अंदर में। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर के अंदर में। पूरा सेशन अच्छे से देखिए, मैं आप लोगों से लास्ट में रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट में करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है 73वें संविधान संशोधन के जरिए भारत के संविधान में कौन सा पार्ट जोड़ा गया था? ठीक है, भाग कौन सा जोड़ा गया था? मुझे बताओ टोटल कितने भाग है हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ओरिजिनल संविधान में कितने थे, ओरिजिनल के अंदर में, ओरिजिनल में। ठीक है, और आप लोग बताएंगे मुझे कि अभी प्रेजेंट में कितने हैं। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर में कितने हैं, दोनों मुझे बताइए नंबर, भागों की संख्या। तो 73वां संविधान संशोधन के जरिए जो है फ्रेंड्स पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, पंचायत तो राज से रिलेटेड। तो भाग नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 73वां पंचायती राज से रिलेटेड वाला। हमारे भारत के संविधान के अंदर में टोटल भाग मतलब चैप्टर्स, अलग अलग जो बेसिकली आर्टिकल्स है उनको क्या किया गया, अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया, अलग अलग भागों के अंदर में। टोटल पहले 22 थे। ठीक है, पहले 22 थे, अब 25 हो चुके हैं प्रेजेंट में। तो आज के दिन 25 भाग है भारत के संविधान के अंदर में। तो ये दोनों पॉइंट भी याद रख लेना। ओरिजिनल संविधान में कितने भाग थे, ठीक है, कितने पार्ट्स थे, 22, और आज कितने पार्ट्स है, 25 है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना। ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। 1000 का आंकड़ा पार करना है हम लोगों ने। हर एक बच्चा, ठीक है, जल्दी से जल्दी हर एक ग्रुप के अंदर में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट, हर एक चीज मिल सके। और मैं आपको बता रहा हूं कि 1000 पार होते ही मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वाली घोषणा करने वाला हूं ताकि आप लोग जो है अच्छे से आपकी पढ़ाई और ज्यादा बेहतर तरीके से एक कदम और आगे हम लोग बढ़ा सके। तो चलिए, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, 73 नंबर का संविधान संशोधन, इसके जरिए भाग नंबर 9 जोड़ा गया। शेड्यूल नंबर कौन सा जोड़ा गया था? तो 11वें नंबर की अनुसूची भी जोड़ी गई। टोटल 12 अनुसूचियां है। सूची का मतलब होता है भाई लिस्ट। ठीक है, तो हमारे संविधान के अंदर में क्या किया है हम लोगों ने, हमने हर संविधान के लास्ट में जहां भी सूची की जरूरत पड़ी उसको लास्ट में रख दिया है। ऐसी 12 अनुसूचियां है जो लास्ट में रखी गई है। तो 11वें नंबर की अनुसूची जिसमें 29 काम थे, ऐसे लिस्ट थे, ये काम वो काम, अदरक लहसन प्याज, जो जो काम थे उन लोगों के, ठीक है, पंचायतों के, वो 29 काम की सूची 11वीं अनुसूची में रखी गई है। तो ये भी 73वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई। तो अब यहां पर में सवाल क्या पैदा होता है? तो सवाल ये हुआ कि 73 नंबर का संविधान संशोधन के जरिए कौन से नंबर का पार्ट जोड़ा गया, भाग, और कौन से नंबर का शेड्यूल, अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? आप लोग दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे लगा के बताओगे और किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, एलटी का बैच, जीएस का बैच अलग है क्या? जी हाँ, संगीता द्विवेदी जी बिल्कुल है आपका अवेलेबल। टीचिंग परीक्षा के जो है एप्लीकेशन के ऊपर में आप नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन पर डायरेक्टली चल जाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, नाउ केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? ठीक है, केरल, ओके, यहां पर में ये केरल का समुद्री तट, मालाबार तट, ठीक है, यहां पर में जो आपको रेत मिलेंगी उस रेत के अंदर में क्या भरपूर मात्रा में मिलता है? ठीक है, तो उसमें आप लोगों को थोरियम मिलेगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, और थोरियम का इस्तेमाल आप लोग परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र उसके अंदर में भी कर सकते हो। तो थोरियम मिलता है, मोनोजाइट सैंड इसको बोलते हैं, मोनोजाइट सैंड। ठीक है, थोरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में तो यूरेनियम और थोरियम ये आप लोगों का न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के अंदर में काम आता है।
तो थोरियम जो है वो मोनोजाइट सैंड जो केरल में मिलती है, वहां पर मैं आप लोगों को उसमें से थोरियम निकालने में आप लोगों को हेल्प हो जाती है, थोरियम मिल जाता है भारत को इससे ना। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? अब भारत में पहला आम चुनाव, अब ये आम चुनाव का मतलब क्या होता है? क्या ये आम खाने वाला चुनाव है? नहीं, आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शन की भाई जनता वोट कर रही है, ठीक है। तो भारत में आम चुनाव, ये याद रखना है फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन भारत के अंदर में 1951 में स्टार्ट हुआ अक्टूबर में, ठीक है, और ये फरवरी तक चला था 1952 के, ठीक है। तो 1951-52 के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 51-52। तो ए इज द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग क्वेश्चन मार्क करिए आप लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है भारत में पहला आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 के अंदर में हुए थे, ठीक है। लिख देंगे सभी लोग कमेंट के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज और है कि पहला जो आम चुनाव हुआ था, आप लोगों को यह भी याद रखना है फ्रेंड्स कि पहला जो आम चुनाव हुआ था उसके अंदर में हमारे चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चुनाव आयुक्त, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त। ये भारत के चुनाव आयुक्त होने के साथ साथ में एक और देश था जिसके चुनाव आयुक्त बने थे, हमारे भारत से उधार लेकर गए थे उनको, सुकुमार सेन को, वो लोग, कि भाई यार देखो तुम्हारा चुनाव इतना बढ़िया तरीके से करा दिया इन्होंने, हमको भी थोड़े देर के लिए उधार दे दो ना इनको। तो फिर भारत सरकार ने बोला ठीक है लेके जाओ, वापस कर देना लेकिन अच्छे से। तो उन्होंने वहां जाके भी जो है वहां का भी चुनाव संपन्न कराया था। तो सूडान नाम का जो देश है जो अब टूट चुका है, सूडान और दक्षिणी सूडान में, ठीक है, तो सूडान के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ये क्वेश्चन केबीसी में भी आया था कि सुकुमार सेन जो है वो कौन से देश के इसमें वो बने थे, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों को बताना है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। 500 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास में हम लोग पहुंचते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कि स्वतंत्रता आंदोलन की महान बूढ़ी औरत के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये कहा जाता है आपका अरुणा आसफ अली को, ठीक है। तो अरुणा आसफ अली, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। अरुणा आसफ अली जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि इनको हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं, हीरोइन, ठीक है, हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट की हीरोइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था 1942 में, अगस्त 1942 के अंदर में, तब ये अरुण आसफ अली उस समय जवान थी, मतलब उस समय में भी ऐसा नहीं था कि बचपन से जब ये पैदा हुई तो उनके घर वालों ने बोला मुबारक हो आपके घर में भारत की महान बूढ़ी औरत पैदा हुई, नहीं, उस समय तो जवान थी, ये तो बाद में नाम दिया गया उनको, ठीक है। तो जो है फ्रेंड्स अरुणा आसफ अली, ये उस समय यंग थी और उन्होंने जो है झंडा फहराया था गोवालिया टैंक मैदान मुंबई के अंदर में, गोवालिया टैंक मैदान, ठीक है। चलिए अरुणा आसफ अली, चलिए ये एक क्वेश्चन आप लोगों का। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स इसी के ऊपर में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे भारत के अंदर में अब तक कितनी महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? ये आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। ये आप लोगों ने बताना है कि कितनी महिलाएं हैं जिनको अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कितनी महिलाएं हैं? और यहां पर मैं आप लोगों में कितनी महिलाएं है जल्दी बताओ, कितनी महिलाएं आप लोगों में? अब कोई 15 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 23 बोल रहा है। अभी भी कोई एक भी सही आंसर नहीं आया मेरे पास में, अभी भी एक भी सही आंसर नहीं आया है। 13 अरे भाई इत, इतनी सारी महिलाओं को नहीं किया गया है, भारत रत्न से कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है? आप लोगों को जानकर हैरानी हो जाएगी फ्रेंड्स, केवल 5, ठीक है, केवल और केवल 5 महिलाओं को किया गया है, ठीक है। उनमें से एक अरुणा आसफ अली है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था 1997 के अंदर में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से। और टोटल कितनी महिलाएं हैं? केवल 5। और यहाँ कितनी महिलाएं हैं जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दो, एक पोल भी दे दिया जाए कि कितनी महिलाएं हैं, देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आएगा कि कितने हैं तो 5 लगाना, ये 14, 15, 23, 25, 26 आप जो लगा रहे हो वो गलत है, 5 है केवल, ठीक है। अगर आपको नाम चाहिए तो मैं आपके नाम भी पूरे के पूरे यहाँ पर मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। पहले आप इसका आंसर करिए, पहली महिला कौन थी जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इंदिरा गांधी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था जब इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला? इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, ठीक है, 1971 की बात है वो। चलिए तो आप यहां पर देखिए फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है? देखिए फ्रेंड्स, अलकनंदा नदी जो है, कल मैंने आपको पंचप्रयाग के बारे में बताया था, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी, ठीक है, और यहां से गंगोत्री का जो इलाका है वहां से निकलती है भागीरथी नदी। जहां पर में इनका संगम होता है, जहां से इन दोनों के संगम को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं, उस स्थान को बोला जाता है देवप्रयाग। क्या नाम से बोला जाता है? देवप्रयाग। ये एग्जाम में आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन, यूपी के टीजीटी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। कर्णप्रयाग किसको बोलते हैं? ठीक है, जहां पर में अलकनंदा का उद्गम, अलकनंदा नदी का पिंडार नदी के साथ में संगम होता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग किसको बोलते हैं? जहां अलकनंदा नदी का संगम मंदाकिनी नदी से होता है, ठीक है, रुद्रप्रयाग बोला जाता है। और जहां अलकनंदा नदी का संगम भागीरथी नदी से होता है उसको बोलते हैं देवप्रयाग। क्या तीनों के तीनों आप लोग लिख सकते हो कमेंट के अंदर में, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, अगर लिख सकते हो तो जल्दी से लिख दीजिए। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, तीनों का लिख दीजिए आप लोग जल्दी से। तो देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, यहां से गंगा नदी माना जाता है। जहां पर में अलकनंदा मंदाकिनी, इन दोनों का संगम होता है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। और कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं आप लोग देख भी सकते हो, पूरा का पूरा आप लोगों को बताया यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, कर्णप्रयाग जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पिंडार नदी यहाँ से आ रही है, यहाँ से अलकनंदा आ रही है, कर्णप्रयाग। अलकनंदा नदी आई है, मंदाकिनी नदी आई है, यहाँ पर में रुद्रप्रयाग। अलकनंदा नदी आई है, ठीक है, और यहाँ से भागीरथी आई है, देवप्रयाग। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आपको बताना है कि कौन सा वाला ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर मतलब कि ये दानवीर कर्ण का खून होगा शायद उनका, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर सबको दे सकते हैं ये खून, बताइए जल्दी जल्दी से। देखो एक लिस्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको देखना आप लोग। आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए। देखिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ए पॉजिटिव, तो आप ए पॉजिटिव वाले को दे सकते हो, ए बी पॉजिटिव वाले को भी दे सकते हो। लेकिन ले किससे सकते हो? देखो, ए वाले से तो ले ही सकते हो, ए पॉजिटिव वाले से, ए निगेटिव वाले से भी ले सकते हो आप, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव वाले से भी ले सकते हो आप, ठीक है। अगर, ठीक है, आपका ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव से को दे सकते हो और ले सकते हो केवल ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव, तो आप किसी को भी दे सकते हो, ठीक है, आप किसी से भी ले सकते हो, लेकिन दे किसको सकते हो? केवल ए बी पॉजिटिव को दे सकते हो, लेकिन ले किसी से भी सकते हो। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसीवर, प्राप्त करता। भाई किसी का भी, ठीक है, चोट लग गई भाई, कोई भी आके ब्लड चला के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी ब्लड चल जाएगा। हाँ, इंसान होना चाहिए, नहीं तो पता चले जानवर का ब्लड चला के जा रहे हैं आपको, इंसानों में से किसी का भी ब्लड आपको चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। ए बी पॉजिटिव कितने हैं क्या यहाँ पर? कोई ए बी पॉजिटिव वाले, यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, तो रिसीव कर सकते हैं किसी से भी आप लोग, ठीक है, रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर है ये, प्राप्त करता। वही अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, ठीक है, तो आप किसी को भी दे सकते हो, यूनिवर्सल डोनर, लेकिन ले आप केवल अपने वाले से ही ले सकते हो और किसी से नहीं ले सकते। तो यूनिवर्सल रिसीवर और यूनिवर्सल डोनर दोनों के नाम आप लोग जल्दी से लिखेंगे। और आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये भी आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट के अंदर में, जल्दी जल्दी से। ओके, जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में बताते जाएंगे आप सभी के सभी। तो अब इसका आंसर क्या होगा बताइए? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर की बात करूं तो फ्रेंड्स यहां पर में ए बी और ओ में से ओ होगा, और ओ में भी ओ पॉजिटिव या फिर ओ निगेटिव। तो आप लोगों का क्या होगा यहां पर में आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव दोनों है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन था उसमें केवल ओ दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव दोनों होता तो आपको ओ निगेटिव लगाना होता, ठीक है, अगर ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव होता तो। इसी वजह से ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखाई है, ना कि केवल ए बी और ए बी वाली या ओ वाली, ओ निगेटिव वाली आप लोगों की, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो ये ओ निगेटिव है जो किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन है ये आप लोग बता देंगे मुझे। नाउ वन अनुसंधान संस्थान कहां पर में स्थित है ये बताएंगे आप लोग जल्दी से। वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, एक लिस्ट आप लोगों को देता हूं, ठीक है, और आप लोग बोलोगे तो इसके ऊपर में क्वेश्चंस भी बना देंगे बहुत सारे। तो देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर में है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप लोगों से बोला जाए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर में? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, उत्तराखंड में, देहरादून के अंदर में। वही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाए वो भी देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, ये भी देहरादून में है।
ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तीनों के तीनों देहरादून के अंदर में है। ओके, उसके बाद में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के अंदर में, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल भोपाल के अंदर में है। ठीक है, भोपाल के अंदर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर आ जाए तो वो भोपाल के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा चलो एक चीज आपको बताता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ठीक है, दाल, ठीक है, तो कानपुर के अंदर में। दाल की आपने कानों की बालियां बना ली है और पहन लिया आपने, गरीबी, ठीक है, कोई बात नहीं, सुंदर लगोगे आप। ओके, तो पल्सेस दाल कानपुर के अंदर में। उसके बाद में अगर आप लोगों से बात करूं वेजिटेबल की, तो भाई मोदी जी जो है वो वेजिटेबल खाते हैं बहुत सारे, ठीक है, वाराणसी से जीत के रहते हैं ना, तो वाराणसी वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा याद रख लो कि भाई हैदराबादी बिरयानी खा खा के बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन आ गया आपके अंदर में। बिरयानी कहाँ की फेमस है? हैदराबाद की, तो हैदराबादी बिरयानी, ठीक है, ऐसा कर लेना। अच्छा, चावल खाते हो, कच्चे चावल, तो कैसी आवाज आती है? खाया है कभी आप लोगों ने कच्चे चावल, या खाओगे तो कैसी आवाज आएंगी? कट कट आवाज आएंगी आपके, ठीक है, मुझे केवल 2 लाइक्स दूर है हम लोग 500 से, तो जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। ओके, कट कट की आवाज आएंगी, तो कटक, ठीक है, तो नेशनल राइस रिसर्च, राइस चावल वाला कटक में है, उड़ीसा कटक के अंदर में। ओके, कटक, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप लोगों ने सारे आंसर्स करने हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून के अंदर में लोकेटेड है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी जिसका भारत में उद्गम नहीं होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं जो नदी आपको दी है उनमें से सतलुज नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है। इसका उद्गम होता है तिब्बत के अंदर में, तिब्बत, और तिब्बत चाइना में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये कल मैंने आई थिंक आपको ये क्वेश्चन करवाया था, अलग अलग क्वेश्चन एक आया था एग्जाम में जो उसमें। और सतलज नदी का उद्गम जो है वो चाइना तिब्बत में होता है, जिसको राकस ताल, राकस या फिर राक्षस ताल भी बोला जाता है कई जगह पे, राक्षस ताल, ठीक है, राकस ताल बोलो या राक्षस ताल बोलो, ठीक है, तिब्बत में, वहां से इसका उद्गम होता है। ओके, और हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटकर, बृहद हिमालय, ठीक है, निम्न हिमालय, और जो आपका सबसे लास्ट में है शिवालिक, तीनों को काटते हुए भारत के अंदर में आती है ये नदी, ठीक है, तीनों को काटते हुए भारत में आएंगी, तो ये भी याद रखना है, सतलुज नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में उत्तर भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को ब्लैंक के नाम से जाना जाता है। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से समझना आप लोग। ये पहाड़ी इलाका है, हिमालय का पहाड़ी इलाका, ठीक है, पहाड़ों से नदियां निकलती है, तो जैसे ही नदी जो है इधर नीचे में आती है, यहां पर में सबसे पहले आप लोगों को क्या मिलेंगी? पथरीली भूमि मिलेंगी, पत्थर, क्योंकि बहुत सारे पत्थरों को तोड़ ताड़ के लेकर आती है ना, छोटे छोटे कंकर पत्थर वगैरह यहाँ पर में आपको मिलेंगे, पथरीली भूमि। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भाभर, ठीक है, इसको बोला जाता है भाभर, पथरीली भूमि को। और उसके नीचे में फिर आपको क्या मिलेगा? उसके नीचे में आप लोगों को मिलेगी दलदली भूमि, दलदली भूमि, दलदली भूमि नीचे में, उसको बोला जाता है तराई, ठीक है, तराई। आप ऐसा समझ लो कि आप दलदली भूमि में तैर रहे हो, और जब दलदली भूमि में तैरोगे तो उसमें और डूबते जाओगे आप, दलदल में तैर के डूबते जाओगे, तो तराई बोला जाता है उसको। तो दलदली भूमि बोल रहे हैं ना यहाँ पर मैं मैदानी इलाकों की, पहाड़ों से जैसे ही नीचे आप उतरोगे सबसे पहले आपको पथरीली भूमि मिलेगी, उसको भाभर बोलते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को रिपीट करके अलग तरीके से पूछ लिया जाए कि पथरीली भूमि को क्या बोला जाता है, तो आप लोग बताओ पथरीली भूमि को क्या बोलते हैं? भाभर, ठीक है। और वही अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि दलदली भूमि, जो यहाँ पर मैं दलदली पट्टी बोला है, उसको तराई बोलते हैं, तो दलदल में तैर रहे हो, ऐसा याद रख लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, दोआब किसको बोला जाता है? दो आब, ध्यान से समझना आप लोग। आब का मतलब होता है पानी, ठीक है, पानी, आब मतलब पानी, ठीक है। तो दो नदियों के बीच का जो इलाका होता है ना, ठीक है, उसको बोला जाता है दो आब, दो आब, दो नदियों के बीच का इलाका, दो पानी के बीच का इलाका। इसी वजह से पंज आब पड़ा है नाम, 5 नदियों के बीच में जो जमीन है, 5 नदियों के बीच में पंज आब, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये आप लोग प्लीज याद रखिएगा इसको। तो हिमालय से निकलते ही भाभर वाला इलाका, फिर तराई वाला इलाका आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बाकी हम लोग खादर और बांगर क्या होता है वो आगे में देखेंगे हम लोग, एलुवियल सॉइल के अंदर में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के अंदर में आप लोगों का परमा जो है इस्पात संयंत्र लगाए गए थे? चलिए, इस्पात संयंत्र आप लोगों को बताना है कि कौन से जो है पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए थे। तो देखिए, सेकंड वाली जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, ठीक है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से, ठीक है, 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली, 1956 से लेकर 61 तक दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इसमें हमने
जो पूरा फोकस किया था वो फोकस किया था इंडस्ट्रीज के ऊपर में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में महालनोबिस मॉडल के ऊपर में आधारित, ठीक है। इसमें जो है फ्रेंड्स हमारे भारत में 3 इंपॉर्टेंट वाले पावर जो है स्टील प्लांट लगे थे, 3, ठीक है। एक लगा था आपका दुर्गापुर, दुर्गापुर कहां पर में आप लोगों का ये बताएंगे आप लोग जल्दी से, ठीक है। राउरकेला कहां पर में और भिलाई कहां पर में, ठीक है। तो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है, ठीक है, ये किसके मदद से लगा था? ब्रिटेन की मदद से, ब्रिटेन ने हमारी मदद की थी इसको लगाने में। वही मैं अगर राउरकेला की बात करूं तो राउरकेला जर्मनी की मदद से हमने लगाया था, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की मदद से। और भिलाई, ठीक है, तो भिलाई हमने लगाया था यूएसएसआर, यूएसएसआर, कई बार इसकी जगह पे रशिया भी लिख दिया जाता है क्योंकि यूएसएसआर का सबसे बड़ा भाग रशिया ही था, ठीक है। यूएसएसआर पहले 15 देशों का समूह था, अब टूट चुका है वो, ओके। तो यूएसएसआर या फिर रशिया, दोनों में से जो भी आ जाए आप लगा सकते हो। भिलाई प्लांट इसके मदद से लगाया था हम लोगों ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये बता देंगे आप लोग राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर कहां कहां पर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हम लोग। जो है फ्रेंड्स आपको बताना है लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए, लोकसभा का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? कम से कम कितने साल की आयु आपकी होनी चाहिए अगर लोकसभा का चुनाव आपने लड़ना है? तो अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो कम से कम आपकी आयु 25 साल की होनी चाहिए, 25 ईयर्स की। वैसे वोट देने का अधिकार अगर आपको चाहिए तो 18 साल में मिल जाएगा। पंचायत का चुनाव लड़ना है अगर आपने तो आप 21 साल में भी लड़ सकते हो, पंचायत का या म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, ठीक है। लेकिन अगर आपको लोकसभा का या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना है, ठीक है, 25 साल की उम्र आपको चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पर में जिनकी 25 साल की उम्र कम से कम हो चुकी है और कितने ऐसे हैं जिनकी 21 की हो चुकी है? अब पता नहीं कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर जो 18 का भी होने का बचा है। सर मैं तो अभी 18 का भी नहीं हुई हूँ, मतलब मैं नहीं पूछ रहा, पता है लड़कियां बताएंगी नहीं कि सर नहीं मैं नहीं बता रही, मैं तो अभी 18 की भी नहीं हूँ, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स 18 साल की उम्र वोट देने के लिए, 21 साल पंचायत के लिए और 25 साल लोकसभा विधानसभा के लिए, ठीक है। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, इतना खर्चा हो ही गया है मालिक तो थोड़ा सा और कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में। आप बताइए मुझे कि राज्यसभा का अगर सदस्य आपने बनना है तो कितनी उम्र चाहिए आपकी? और वही अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है आपने, विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधान परिषद, केवल 6 राज्य ऐसे जिनके पास में विधान परिषद है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पास में भी है विधान परिषद। तो इसमें 30 साल की उम्र चाहिए होती है आपकी, 30 साल। अगर मान लीजिए कि कल जाके आपका मन हुआ कि मेरे को राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको गवर्नर बनना है, राज्यपाल, तो उम्र कितनी चाहिए ये भी बता दीजिए आप लोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर इन तीनों के लिए समान एज है, ठीक है, 35 ईयर्स की, ठीक है। तो कोई है जो यहाँ पर मैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गवर्नर का चुनाव लड़ सकता है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। और कमेंट के अंदर में सभी ने आंसर करते रहना है, लाइव देख रहे हो या बाद में रिवीजन कर रहे हो, कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहिए। जितना ज्यादा आपका रिस्पांस रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप लोगों के मसल मेमोरी बन रही होंगी, आपको याद रहेगा लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने आप को जो है द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि दी थी? सिकंदर सानी की, मैं सिकंदर की तरह महान हूं, द्वितीय सिकंदर हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने आप को जो है सिकंदर, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी कहता आता था। ये याद रखना आप लोगों ने, बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हमारे भारत का सबसे पुराना वाला इलाका कौन सा है बताइए? तो भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन कौन सा है फ्रेंड्स? तो आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत का जो ये पेनिनसुला वाला भाग है, ठीक है, ये जो दक्षिण भारत का ये पेनिनसुला वाला भाग है, आपको पता है ये किसका हिस्सा हुआ करता था एक समय में? एक समय में ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, गोंडवाना लैंड। तो सबसे प्राचीनतम भाग है हमारे भारत का दक्षिण भारत का हिस्सा, ठीक है। ये जो गंगा का मैदानी इलाका है, ठीक है, या हिमालय है, ये सब बाद में बने हैं।
बाद की बात है ये, लेकिन सबसे पुराना वाला अगर हिस्सा इनमें से कोई है तो वो है आपका ये पेनिनसुलर, इंडियन पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय हिस्सा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर मैं, तो आप लोग देख सकते हो ये गोंडवाना लैंड पहले पूरा था, अफ्रीका वगैरह सब ये इधर में, और ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग, देखिए निचला हिस्सा, ये देखिए यहाँ पर में जाकर ऊपर में टकराएगा, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से, और जब ये टकराएगा तब जाके हिमालय का निर्माण होगा, और फिर यहाँ पर में जो है मैदानी इलाके का निर्माण होगा। अदरवाइज ये वाला इलाका पहले से ही वैसा का वैसा ही है, ठीक है। दक्षिण भारत का पेनिनसुलर भारत का इलाका, ठीक है, प्रायद्वीपीय इलाका, ये देखिए हिमालय का निर्माण हुआ है अब ये टकराने की वजह से। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना है कि चोल अभिलेखों में चोल चोल राजा कहां से थे? उत्तर भारत से थे, दक्षिण भारत से, पश्चिम भारत से, या पूर्वी भारत से? कहां से थे जल्दी बताइए आप लोग। तो चोल अभिलेख जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिले हैं दक्षिण भारत के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर में इस इलाके के अंदर में चोल लोगों का शासन हुआ करता था, एक समय में बहुत लंबा शासन भी कर लिया था राजराजा चोला और राजेंद्र चोला के समय काल के अंदर में। कितने लोग चाहते हैं कि मैं दक्षिण भारत की हिस्ट्री पढ़ा दूं? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत से ज्यादा आसान हिस्ट्री, ठीक है, पूरा इतिहास उससे ज्यादा आसान नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत मजा आती है दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाने में, और बच्चों लोगों को भी मजा आती है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले पेड क्लास के अंदर में भी पढ़ाया, ठीक है, और बहुत प्यार से बच्चों ने पढ़ा, उनको मजा आ गया पढ़ के कि यार इतना आसान है करके, क्योंकि इंटरेस्टिंग वे में कहानी के तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा। ओके, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य थे उसमें 400 से भी ज्यादा प्रकार के टैक्स का उल्लेख आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो उसमें से एक होता था ब्रह्मदेय, ठीक है। ब्रह्मदेय मतलब ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दी गई थी दान में, ठीक है। तो ब्राह्मणों को भेंट की जाने वाली भूमि ब्राह्मणों को गिफ्ट में दे दी गई, ब्रह्मदेय। वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसान है लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, उसको अगर दान में दी गई है नॉन ब्राह्मण को, तो वेलन वगाई। ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम के अंदर में, ठीक है। शाला भोग, अब आप देखिए शाला आ गया, शाला मतलब स्कूल, स्कूल के लिए, विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान या तिरुन्नमट्टुकानी, बोल के बताओ, देवदान या तिरुन्नमट्टुकानी, ठीक है, ये किसके लिए दी जाती थी भूमि? ठीक है, मंदिरों के उपहार के रूप में दी जाती थी, ठीक है। देवदान, देवदान से ही स्पष्ट हो गया आप लोगों को। लेकिन जैन संस्थाओं को जो जमीन दी जाती थी, जैन जैन जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे उनको, जैन इंस्टीट्यूशन को, उसको बोला जाता था पल्ली चंदनम। क्या बोलते थे? पल्ली चंदनम। जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि को पल्ली चंदनम। ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, याद रखना है आप लोगों ने, ये आएगा एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आपका। और हम लोग जो है फ्रेंड्स 1000 के पास में पहुंच रहे हैं, आप सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, लाइक का भी नंबर हमें 1000 के पार पहुंचाना है और लाइव का भी, तो सभी बच्चे दबा के शेयर मार दीजिए जल्दी जल्दी से। ओके, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा अब बताइए आप लोग। जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि, और सारे के सारे आप बता दीजिए मुझे। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, ये याद रखना आप लोगों ने। विल्लन वगई, गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, ठीक है। शाला भोग, स्कूल के लिए दी जाने वाली भूमि, और पल्ली चंदनम, जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि, ठीक है। ये याद हो गया आप लोगों को, सिंपल। ओके, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से उनकी अवस्थिति के अनुसार आप लोगों को लगाना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण के तरफ में, ठीक है जी, कोई बात नहीं, लगा देंगे। तो यहां पर मैं K2, आपको पता है फ्रेंड सबसे ऊपर में है K2, भारत का ही हिस्सा है K2, गॉडविन ऑस्टिन भी इसको बोला जाता है, काराकोरम रेंज में सबसे ऊपर में K2 है। ओके, इनमें से बात कर रहा हूं मैं। फिर नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी, नंदा देवी। ओके, फिर डोडा बेट्टा यहां पर में मिलेगा आपको तमिलनाडु के अंदर में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की बॉर्डर पर डोडा बेट्टा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा। ओके, और फिर यहां पर में आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स अन्नाई मुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मुड़ी, ठीक है, अन्नाई मुड़ी। तो अब आप देख लीजिए यहां पर में K2 सबसे ऊपर में है, तो मतलब 2 आएगा सबसे पहले, ऊपर से लगाना है ना अपने को। फिर नंदा देवी मतलब 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 1 4 3, ठीक है। तो बताइए कितने लोगों को सही हो गया और कितने लोगों को समझ में आ गया? 2 1 4 3। ओके, चलिए, तो आंसर यहां पर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों का हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सही आंसर लगाया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैप अगर आपको चाहिए होगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये पूरा मैप हिंदी के अंदर में, तो आप लोगों को ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, और टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। नीचे में एक फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म भी फिल कर देना है आप लोगों ने,
ताकि आप लोगों तक सारी की सारी अपडेट जो है वो आप लोगों को मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश भारत में, ये DSSB पीआरटी में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के इतिहास का। तो भारत में गुलाम वंश, ठीक है, के संस्थापक कौन थे? तो भारत के अंदर में एक समय में ऊपर में यहां पर में जब मुस्लिम शासकों का शासनकाल शुरू हो रहा था तो सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। 1206 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश नहीं थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर, ठीक है, 1210 तक शासन किए इन्होंने। इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी? पोलो खेलते हुए, चौगन भी जिसको बोला जाता है। तो क्या कर रहे थे ये? ठीक है, ये घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा, घोड़े के ऊपर में बैठे हुए थे, इस तरीके से घोड़े के ऊपर में बैठे हुए थे, और ये डंडा होता था, यहाँ बॉल होता था, उसको मारना होता था, चौगन पोलो टाइप का खेल रहे थे। ठीक है, धड़ाम से गिर पड़े सर के बल, ओके, और चोट लग गई, और स्व मतलब जहां भी चले गए कहीं ना कहीं तो गए। ठीक है, हम सबको इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए, हम सबको छोड़ के चले, हम तो थे भी नहीं, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम सबको दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए, ठीक है, घोड़े से गिर गए थे। तो स्लेव डायनेस्टी, इसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है, मामलुक वंश। ठीक है, इसी को इलबरी तुर्क वंश भी बोलते हैं, इलबरी, इलबरी तुर्क वंश भी बोला जाता है इसी को, मामलुक वंश, इलबरी तुर्क वंश, इसी को बोला जाता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। आपको बताना है कि ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, कौन सा मंदिर है जिसको काला शिवालय या ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता रहूं। ठीक है, और जो भी बच्चे यूपी की किसी भी एग्जाम के लिए या बीपीएससी टीआरई के लिए या केवीएस के लिए, DSSB के लिए, सीटेट के लिए आप लोग जुड़ना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के साथ में आप लोग जुड़ सकते हो। नीचे में नंबर आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, उन नंबर पे कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देगी, या टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। अभी आप लोगों के लिए जो है फ्रीडम वीक सेल भी चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को बहुत ही कम इसके अंदर में मिल जाएगा। तो ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, तो ब्लैक पगोड़ा जो है फ्रेंड्स किसको कहा जाता है? सन टेम्पल, कोणार्क, बृहदेश्वर टेम्पल, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, या मीनाक्षी मदुरई में? ठीक है, तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य मंदिर जो है इसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो इसका निर्माण जो है फ्रेंड्स, कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो पूर्वी गंगा राजवंश, ठीक है, गंगा राजवंश जो है फ्रेंड्स अलग अलग हुए हैं, तो इस राजवंश को पूर्वी गंगा, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी बोला जाता है। उसके राजा थे राजा नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने करवाया था। तो राजा नरसिंह देव प्रथम, मेरे साथ में लिखते जाइए, राजा नरसिंह, ठीक है, देव जो वन थे, ठीक है, उन्होंने करवाया था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे वो। ओके, चलिए, और ये कहां पर में लोकेटेड है? ब्लैक पगोड़ा, कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क उड़ीसा के अंदर में लोकेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। ओके, नरसिंह देव वन जो थे उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अगर रिवीजन करनी है, ठीक है, तो सेशंस को देखिए, मैं रिवीजन के साथ साथ में आपको इतना याद करवा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? कुमाऊं हिमालय, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि सिंधु नदी, ठीक है, और सतलज नदी, ठीक है, सिंधु नदी और सतलज नदी वाला के बीच वाला जो हिमालय है उसको बोला जाता है आपका कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो सतलुज नदी है, ठीक है, उसके और यहां पर में आप लोगों की एक नदी है जिसको बोलते हैं काली नदी। ठीक है, तो सतलुज नदी और काली नदी के जो बीच का इलाका है, सतलुज नदी और काली नदी, उसके बीच का जो इलाका है उसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो सतलुज और काली इसका आंसर हो गया। मैं आप लोगों को मैप के जरिए और अच्छे से दिखा देता हूं। तो सिंधु नदी, इंडस नदी और सतलज नदी के बीच वाले को पंजाब हिमालय, और इसी को कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। उसके बाद में जो दूसरा है फ्रेंड्स, सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक, उसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। फिर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो हिस्सा है उसको बोला जाता है आपका नेपाल हिमालय। सबसे लंबी लेंथ इसी की है इन चारों में। फिर तीस्ता से लेकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां तक के हिमालय को बोला जाता है असम हिमालय। ओके, तो मैं अब आप लोगों से सवाल पूछता हूं यहां पर में, आप मुझे यहां से देखकर बताइए कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच वाले क्षेत्र को कौन सा हिमालय बोलते हैं? आप लोग बताइए देखकर, आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर करिए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? आप मुझे बताइए कि जो पंजाब हिमालय है कौन से दो नदियों के बीच में है? पंजाब हिमालय जिसको कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है,
आपको बताना है, ठीक है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय वो कौन से दो नदियों के बीच में है। आप लोग कमेंट करेंगे, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। आप बताइए मुझे कि जो काली नदी है और सतलुज नदी है उसके बीच वाले हिमालय को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आंसर करते जाइए आप लोग, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर करते जाइए आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए आप लोगों को बताना है कि कौन से वाला कहां पर में लोकेटेड है। जैसे कि यहां पर मैं बोला है केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। ओके, तो डोडा बेट्टा, नंदा देवी, अनाईमुड़ी, ठीक है, माउंट सारामती। नंदा देवी तो बहुत ही सिंपल है यार, नंदा देवी कहां पर में है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में नंदा देवी। क्या ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, बता दीजिए जल्दी से। एक और चीज, अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स कि एक बड़ा हम मैराथन आयोजित करें, तो इस सेशन को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करेंगे आप लोग। हर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, अपने लाइब्रेरी के ग्रुप के अंदर में, व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, जहां भी आप शेयर कर सकते हो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और हम लोग जो है जल्द ही, जैसे ही आपका रिस्पॉन्स जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितने ज्यादा लाइव आते जाएंगे बच्चे, उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स हम लोग सेशन बढ़ाते जाएंगे। ओके, और उतनी ज्यादा फिर आपको टेस्ट और सारी चीजें आप लोगों के लिए अरेंज करेंगे। तो जितना ज्यादा आप लोग रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हो जल्दी जल्दी से करते रहिए आप लोग। तो उत्तराखंड में है नंदा देवी, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में अगर बात करूं फ्रेंड्स आपसे, अनाईमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये केरल में मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, डोडा बेट्टा आपको बताया था मैंने, डोडा बेट्टा ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये तमिलनाडु के अंदर में मिलेंगे आपको, तमिलनाडु में। और माउंट सारामती अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माउंट सारामती कहां पर में है। तो माउंट सारामती एक नंबर क्वेश्चन अपने आप में भी पूछा जा सकता है, नागालैंड के अंदर में है माउंट सारामती। ठीक है, चलिए ये चारों के चारों लिखोगे आप लोग कमेंट के अंदर में, जल्दी से लिखिए, कमेंट के अंदर में लिख देना है आप लोगों ने ये वाली चीज को। माउंट सारामती कहां पर में है। ठीक है, उत्तराखंड में जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी है। ठीक है, उसके बाद में तमिलनाडु में डोडा बेट्टा, केरल में अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ओके, चलो तो आंसर क्या होगा, लगाइए इसमें से आप लोग आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। ए की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, एक ही से एलिमिनेट हो गया ये तो। ठीक है, बी की जोड़ी 4 के साथ में, इससे भी एलिमिनेट हो गया था। सी की जोड़ी जो है वो 2 के साथ लगनी है, इससे भी एलिमिनेट हो गया था। ठीक है, अब तो बचा ही क्या, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझा क्या आपको, केवल एक लाइक दूर है हम 700 से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। चलिए ना फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट जो है आपको एक क्वेश्चन में करवाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को ये बताना है कि हिमालय, ठीक है, आपको पता है हमारा भारत का जो पेनिनसुलर प्लेटू था जब यूरेशिया से टकराया तब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, 3 मुख्य प्रकार के पर्वत होते हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन, ठीक है, वलित पर्वत। एक होता है ब्लॉक माउंटेन जिसको भ्रंशोद पर्वत भी बोला जाता है हिंदी में, लेकिन कई बार एग्जामिनर ब्लॉक माउंटेन ही दे देता है, भ्रंशोद बोलते हैं उसको प्रॉपर हिंदी में। और एक होता है ज्वालामुखीय पर्वत, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन। तो जो हिमालय है हमारा, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं, अगर थोड़ा सा हम इसको और जूम कर पाए, ठीक है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं, आप लोग देखिए, अगर हम यहाँ पर में देखेंगे तो एक टेक्टोनिक प्लेट जो है वो दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर में चढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं, आप देखिए, ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये दूसरे के ऊपर में चढ़ने की कोशिश कर रही है। इसी की वजह से क्या हो रहा है आपका, ये ऊपर की तरफ में, ये हिस्सा ऊपर की तरफ में बढ़ रहा है। और इसी वजह से आप लोग देखोगे ये बहुत धीरे होता है, बहुत धीरे होता है ये मूवमेंट। इसी वजह से आप देखोगे कि हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, कुछ सेंटीमीटर हर साल बढ़ती रहती है। तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर में फोल्ड हो रही है, वलित हो रही है। तो इसी वजह से इसको फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। ठीक है, और ये भी फोल्ड माउंटेन में भी यंग की कैटेगरी में, उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, यंग, ओल्ड और वेरी ओल्ड। ठीक है, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब अभी नए नए बने वाले माउंटेन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, नए नए बने हुए फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। आपको बताया था ना मैंने यहाँ पर में कि ये गोंडवाना लैंड से ये हमारा पेनिनसुलर जो इंडिया है वो टूट कर, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से ऊपर की तरफ में आया लाखों करोड़ों सालों तक। ठीक है, फिर आके इससे टकराया, इसके टकराने की वजह से जो बना है, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, उसी को हम लोग हिमालय कहते हैं। और ये वलित पर्वत है बेसिकली। ठीक है, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए ना फ्रेंड, नेक्स्ट, अभी हिमालय की बात निकली है तो मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ। हिमालय जो है उसको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, हिमालय, अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊं तो इस तरीके से आप लोग इसको यहां पर में ध्यान रख सकते हो। एक है आपका वृहद हिमालय, मतलब जो सबसे ऊंचा वाला है, वृहद हिमालय, जिसको आप लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हो।
ठीक है, ग्रेटर हिमालय या फिर इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय या हिमाद्री। फिर सेकंड नंबर पे जो आता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, सेकंड नंबर पे जो है वो है आप लोगों का हिमांचल, इसको बोला जाता है हिमांचल। ये इसके कंपैरिजन में, ग्रेटर हिमालय के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम ऊंचा है हिमांचल, हिमांचल बोलते हैं इसको, या फिर इसको लोअर हिमालय भी बोला जाता है, लोअर हिमालय, निम्न हिमालय, ठीक है, लोअर हिमालय। और उसके भी नीचे में आता है फ्रेंड्स आप लोगों का फिर शिवालिक, ये तीसरी श्रेणी है शिवालिक, ये सबसे कम ऊंची है शिवालिक, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। तो शिवालिक सबसे नीची है। तो ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, फिर हिमांचल या फिर लोअर हिमालय, और फिर सबसे नीचे शिवालिक। आप बताइए कि इन जो है तीन समानांतर जो श्रेणियां हैं हिमालय की, उनमें से कौन सा वाला नहीं है, बताओ। अब तो आपको आपके सामने डायरेक्टली पूरा का पूरा मैंने रख दिया है इसको। सर मैं मनीराज सिंह जी, आप देखिए, आप टीआरई 4 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताऊं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो सारे के सारे अच्छे से कर लीजिए। टीचिंग परीक्षा में हमने सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप ये भी बता दीजिएगा कि आप कौन से वाले जो है स्ट्रीम के लिए पढ़ रहे हो, पीआरटी के लिए कर रहे हो, 6 to 8 के लिए कर रहे हो, या किस चीज के लिए आप पढ़ रहे हो, वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो सारे पेपर्स आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। उसके अलावा एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के ऊपर में बेस जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका बेस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज अगर आपने कर ली तो बेस आपका मजबूत हो जाता है। बिहार की जितनी भी एग्जाम्स हुई है उनमें जितने क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे कर लीजिए। हमने आपको ऐप के ऊपर में 10,000 बिहार में पूछे गए 10,000 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर लीजिए। जब आप इन सारी चीजों को कर लोगे, इन क्वेश्चंस को कर लोगे, आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते कैसे हैं। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या उसका आंसर याद नहीं हो रहा है तो उसको लिख के रखिए एक डायरी में, एक बुक में, ठीक है, और उसको बार बार रिवाइज करिए आप। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, और बाकी कोई भी अगर और हेल्प लगती है तो आप नीचे में जो है कमेंट के अंदर में आप मैसेज कर सकते हो, या नंबर जो दिया हुआ है उस पर भी मैसेज कर सकते हो या फोन कर सकते हो। हिम शिखा जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप देखिए शिवालिक है, हिमाद्री है, हिमांचल है, लेकिन आपका इसमें हिम शिखा नाम से कोई भी श्रेणी नहीं है, ठीक है, हिम शिखा नाम से। अच्छा, मुझे आप लोग जो है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, मैं इसको क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, आपको बताना है, ठीक है। हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन अभी के अभी यही के यही बना के देता हूं। जी सुरेंद्र जी बताइए, ऐप पर डाला है आपने, मैं देख लूंगा उसको, ठीक है। जी हाँ, बिहार के स्टूडेंट भी कर सकते हैं ज्योति जी। देखिए ध्यान से समझिए आप, एक क्वेश्चन है कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां, उनको आपको दक्षिण से उत्तर के तरफ क्रम में लगाना है। मुझे बताइए आप लोग कि कितने लोग लगा सकते हैं यहाँ पर में। यूपीएलटी के लिए भी आप बिल्कुल नाजिश पाठशाला जी, ये आपके काम की, ये इसी वजह से तो आपको करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इवन आपका टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर कोर्स भी अवेलेबल है उसका, जीएस का, उस एलटी ग्रेड के लिए पूरा, उसके अंदर में हम सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 52 सेट्स आपको प्रोवाइड करने वाले उसमें एलटी ग्रेड के। सुपर टेट के लिए भी हम अभी से ही तैयारी करवा रहे हैं ताकि जब भी आए तब आप लोग पहले से तैयार हो। तो फ्रेंड्स, दक्षिण से उत्तर की तरफ में जो क्रम है वो आप लोगों ने बताना है कि क्या होगा। और अब मैं आप लोगों से कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करना चाहूंगा। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट के अंदर में भी बताने हैं, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, कमेंट के अंदर में इनके आंसर्स भी करते जाइए आप लोग। रैपिड फायर अब हम लोग कुछ एकदम तेजी से करेंगे, और आप लोग बता दीजिएगा कि मुझे कितने लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से हर रोज हम रैपिड फायर करें। अगर आप लोग बोलोगे डेली करना है सर, तो मैं डेली जब भी आपको पढ़ाऊंगा तब तक आप लोगों को करवाता रहूंगा। मुझे बताइए, इंटरनेशनल डेट लाइन इसका निर्धारण कौन से ईयर में हुआ था, कोशिश करो, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर करते जाएंगे जल्दी जल्दी से। मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूं, 1904 के अंदर में, ठीक है, 1884 के अंदर में, 1804 के अंदर में। चलो तीनों में से कोई एक तो बता दो, कम से कम एक ऑप्शन आप लोगों को दे दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये बताना है, ठीक है, कि हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर में होता है, जूट जिसको पटसन भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, पटसन, ठीक है, जूट, पटसन जिसको सुनहरा रेशा भी बोला जाता है, कहां पर में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। कमेंट करके एकदम फास्ट गोली की रफ्तार से आप लोग आंसर करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि अमेजोन रिवर कौन से महाद्वीप में से बहती है। अमेजोन रिवर जो है कौन से महाद्वीप में से बहती है। इसके अलावा कौन से ओशियन में जाकर ये मिल जाती है ये भी बताएंगे आप लोग। एंडीज पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में है ये भी बता देंगे। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है ये भी कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड कि हमारे भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर
रिएक्टर या फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया, इन इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय जो संयंत्र था हमारा, ठीक है, रिएक्टर कौन सा था ये बताना है आप लोगों ने। इंडिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर आपको आज ही पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा था उसको पता चल जाएगा। हमारे एटमॉस्फेयर की, वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है और सबसे ऊपरी परत कौन सी है, ठीक है। चलो मैं आपको दो दे देता हूं एग्जांपल, एक्सोस्फीयर और ट्रोपोस्फियर। अब इसमें से बताओ सबसे निचली वाली लेयर कौन सी है और सबसे ऊंची वाली लेयर, सबसे आखिरी लेयर कौन सी है, ठीक है, ये आप बताएंगे। जिस समय हमारा भारत आजाद हुआ उस समय में ब्रिटेन के या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बता देना आप लोगों ने। साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि, ठीक है, साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है ये बता देंगे आप लोग। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 73rd नंबर का संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है, कौन से नंबर का भाग इससे जोड़ा गया है, कौन सा भाग जोड़ा गया है, और कौन सा शेड्यूल, अनुसूची कौन सी जोड़ी गई है, ये भी बता दीजिएगा आप लोग। ओके, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है। 73वें नंबर के संविधान कौन से साल में हुआ था ये भी बता देना है आप लोगों ने। थोरियम जो है आप लोगों को मिलता है भारत के किसी एक तट के ऊपर में, तो बताइए जल्दी से कौन सा तट है, ठीक है, उसकी रेत में मिलता है। हमारे भारत के अंदर में अब तक जितने भारत रत्न मिले हैं भारत में, उसमें से कितनी महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न मिला है, यूनिवर्सल डोनर कौन है ब्लड का और यूनिवर्सल रिसीवर कौन है ब्लड का, ये बताएंगे आप लोग। आपको बताना है देवप्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम होता है, कर्ण प्रयाग में कौन से दो नदियों का संगम होता है और रुद्र प्रयाग में कौन से दो नदियों का संगम होता है। मैं अगले 10 मिनट तक देखूंगा कि कितने बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर कर पाते हैं और कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके से आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कराया जाए। और अगले बार मैं तो चाहूंगा कि उसको क्वेश्चन लिख के लाऊं, वन लाइनर आप लोगों के लिए, और आप एकदम स्पीड में आंसर करते जाए। कितने लोग चाहते हैं? अगर आप चाहते हो तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। आप लोगों के लिए इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा सकता हूं। बस आपने क्या करना है, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह पे कर दीजिए आप लोग। और सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को जरूर भर देना, ठीक है, ताकि आप लोगों को तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल रात 8 बजे फिर से हम लोग लाइव क्लास के अंदर में मिलेंगे। थैंक यू।